Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to start another topic of chapter number 8. तो ओपन कर लें बुक से पेज नंबर 169 और 169 के ऊपर टॉपिक है लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। आज हम एक नहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर के अंदर, जिसका नाम है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। हमने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि जो मशीन लैंग्वेज है वो फंडामेंटल लैंग्वेज है, वो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है और उस मशीन लैंग्वेज के लिए कोई भी हमारे पास ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड होंगे, व्हाट अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर कैसे अंडरस्टैंड करेगा? तो उसके लिए कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि डायरेक्टली ही कंप्यूटर आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को, जैसे कि फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज के कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सके। तो उसके लिए उसको एक मशीन की ज़रूरत है या फिर एक विद इन द ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, जो कि ट्रांसलेट करेगी आपकी मशीन को, जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी, ताकि कंप्यूटर उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हम 3 तरह के ट्रांसलेटर्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ द कंपाइलर, सेकंड इज़ द इंटरप्रेटर एंड थर्ड इज़ द असेंबलर। तो कंपाइलर की बात कर लेते हैं। तो कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है जो कन्वर्ट करेगा इंस्ट्रक्शंस को, वो उस इंस्ट्रक्शन को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हमने लिखी होंगी, इन मशीन लैंग्वेज एज अ होल, यानी कि एज अ होल पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड के अंदर। मशीन कोड मीन्स कि बाइनरी नंबर्स के अंदर या बाइनरी कोड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा गया होता है उसको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। तो कंपाइलर का क्या काम होता है? सोर्स प्रोग्राम से मशीन कोड बनाना, ठीक है। और मशीन कोड को हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होगा ये आपका कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। जैसे कि आपके पास फिगर के अंदर नज़र आ रहा है कि सोर्स प्रोग्राम है। सोर्स प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है, ठीक है। उसको हमने कंपाइलर के थ्रू ट्रांसलेट किया है। किस में ट्रांसलेट किया है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, या फिर आप लोग कह लें लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में हमने ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है। अब एक और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंपाइलर होता है ना, वो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को ही ट्रांसलेट करता है जिसके लिए वो कंपाइलर बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल जो सी का कंपाइलर होगा कि वो सी प्रोग्राम के अंदर जो कोड लिखा गया होगा या प्रोग्राम्स लिखे गए होंगे उन्हीं को सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी लैंग्वेजेस को नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर भी एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, लेकिन डिफरेंस क्या है कि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। जो कंपाइलर था वो आपके प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट तो करता है लेकिन एज अ होल करता है। लेकिन इंटरप्रेटर के केस में देखा जाए तो इंटरप्रेटर 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन हर सोर्स प्रोग्राम की लाइन को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो एरर्स होंगे ना वो हमें जिस लाइन के ऊपर होंगे वहीं पे इंटरप्रेटर स्टॉप कर देगा और वहीं पे हमारे पास एरर की इंडिकेशन हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि हम वहीं से एरर अगर फिक्स करेंगे तो दोबारा से वर्किंग वहीं से स्टार्ट होगी, ना कि दोबारा से वो पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा। तो इस तरह से जो एरर फाइंडिंग का टाइम है वो भी कम हो जाएगा। इमीडिएटली आप एरर फाइंड कर सकते हैं और एरर करेक्ट भी कर सकते हैं इसी तरह से ड्यूरिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं जो कि इंटरप्रेटर के से मुंसलिक हैं। अब इंटरप्रेटर में ये चीज़ है कि इंटरप्रेटर आपका ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन जो आपका कंपाइलर के केस में था ऑब्जेक्ट
प्रोग्राम प्रोड्यूस हो रहा था और उस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को हम लोग मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल जगह पे उसी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम जनरेट नहीं होगा, अलग से कह लें कि आप फाइल जनरेट नहीं होगी जो कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की फ़ाइल होगी, ठीक है। तो इसका फिर नुकसान क्या होगा कि जब भी कंप्यूटर ने इस प्रोग्राम को देखना है या अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए उसे हर दफ़ा ही उस इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें एग्जांपल आ जाती है बेसिक लैंग्वेज, जो है ना, उसमें बेसिक लैंग्वेज है जो कि यूज़ करती है इंटरप्रेटर को ताकि इन बेसिक लैंग्वेज के कोड को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है। उसके साथ साथ हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन भी कर ली। और लास्ट हमारे पास टॉपिक रह जाता है असम्बलर का। असम्बलर क्या होता है? असम्बलर स्पेसिफिकली असम्बली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। इसके लिए ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और यहाँ पे इंटरप्रेटर और कंपाइलर के ऊपर डिफरेंस जो है लाजमी तौर पे पेपर में आ जाता है, अक्सर औकात पूछा जाता है कि क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आप लोगों ने कर लेने हैं। नेक्स्ट हम कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि सी लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई और किसने डेवलप की। तो उसके लिए जो सी लैंग्वेज है, अगेन हम लोगों को पता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ये डेवलप किसने की थी? डेनिस रिचे इन एट AT&T बेल लेबोरेटरीज इन 1972। सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक अर्लियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड बी, मतलब कि बी के नाम से पहले से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी। उस लैंग्वेज की बेस बना के हमने सी लैंग्वेज को ड्राइव किया था, ठीक है। और बी लैंग्वेज किसने डेवलप की थी? केन थॉमसन इन 1969 टू 1970, मतलब इस ड्यूरेशन के अंदर उसने डेवलप की थी। और यही वो ऐसी लैंग्वेज है जो कि बेस प्रोवाइड करती है ताकि सी लैंग्वेज का मतलब सी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए इस बी लैंग्वेज ने बेसिस प्रोवाइड की थी, ठीक है। और जो सी लैंग्वेज है उसको हम लोगों ने ओरिजिनली सिस्टम प्रोग्राम्स बनाने के लिए जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर रन करते हैं, उन सिस्टम प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हमने डिज़ाइन किया था। क्योंकि सी लैंग्वेज आपकी पावरफुल और फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, तो इसलिए ये इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस के अंदर पॉपुलर हो गई थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और वर्जन आया था अर्लियर, उसके बाद वर्जन आया था सी का, जिसको हम लोग K&R के नाम से K&R सी के नाम से याद करते हैं। और K&R स्टैंड्स फॉर, ये आपके जो डेवलपर्स हैं जिन्होंने ये लैंग्वेज डेवलप की थी उनके नाम से है, कर्निगन एंड रिचे। तो इसके बाद हमारे पास जो आंसी एक इदारा है, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, जिसने स्टैंडर्ड वर्जन बनाया था इस लैंग्वेज का, ठीक है। और उस लैंग्वेज को हम लोग आंसी सी कहते हैं। आंसी स्टैंड्स फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और न्यू वर्जन में काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिच फीचर्स थे जो कि ओल्डर वर्जन में ऑब्वियसली नहीं थे। तो नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे वो है डिस्कस सम एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, थ्योरी के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुछ एडवांटेजेस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सी लैंग्वेज के। इसमें आधे से ज़्यादा तो ऑलरेडी हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इनको हम लोग दोबारा से देख लेते हैं। पहला तो हमारे पास फ़ायदा ये है कि कन्वीनियंट लैंग्वेज है। कन्वीनियंट क्यों लैंग्वेज है? क्योंकि इसको सीखना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस में आपको पता है कि 0-1 के फॉर्म में कोड होता है, बाइनरी फॉर्म में कोड होता है, उसको सीखना इतना आसान नहीं होता। और सी लैंग्वेज के कोड को एज़ कम्पेयर टू बाइनरी लैंग्वेज सीखना काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। और इस लैंग्वेज को यूज़ करके प्रोग्रामर मुश्किल से मुश्किल प्रोग्राम भी बना सकते हैं इजीली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, यानी कि जो हमारी सी लैंग्वेज है वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। इसका सिंटैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा आसान है,
अंडरस्टैंड करने के लिए। ज़ाहिर है स्ट्रक्चर्ड है तो उसको आसानी होगी अंडरस्टैंड करना। अब अंडरस्टैंड अगर आप लोग कर सकते हो इजीली तो उस अंडरस्टूड चीज़ के अंदर मॉडिफिकेशन, चेंजिंग या फिर उसको मेंटेन करना भी बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। इसके बाद बात कर लेते हैं मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस से ये मुराद है कि ये जो लैंग्वेज है ना किसी भी एग्जीक्यूट होने के लिए किसी भी मशीन के ऊपर, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या फिर किसी भी प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास इंटेल और मोटरोला के प्रोसेसर्स हैं तो जो सी का कोड है इंटेल प्रोसेसर पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और मोटरोला प्रोसेसर्स पे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि ये डिपेंडेंट नहीं है कि इस मशीन पे कि ये स्पेसिफिकली इसी मशीन के लिए डिज़ाइन किया, तो इसमें भी आपका बेनिफिट आ जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का बेसिक मतलब क्या होता है कि मॉड्यूल्स बना लेना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना प्रोग्राम को। ठीक है, ये हम लोग चैप्टर नंबर गालिबन 13 के अंदर देखेंगे। फंक्शंस वाला जो चैप्टर हम लोग इसी बुक के अंदर डिस्कस करेंगे, उसमें इस कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करेंगे, आप लोग देखेंगे इंशाल्लाह। तो मॉड्यूलैरिटी का क्या मतलब है कि हम प्रोग्राम को स्मॉल मॉड्यूल्स में या स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दीज मॉड्यूल कैन बी डेवलप्ड एंड कंपाइल्ड इंडिपेंडेंटली। और जो हम लोग स्मॉल मॉड्यूल्स को अलग अलग डेवलप करेंगे, उन मॉड्यूल्स को हम लोग डेवलप और कंपाइल इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग से कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे हम इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर 13 में जाके डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केस सेंसिटिविटी। केस सेंसिटिविटी से ये मुराद है कि जो अपर और लोअर केस का डिफरेंस है ना, वो इस सी लैंग्वेज में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अगर कहीं पे प्रिंट एफ का पी स्मॉल है ना तो फिर स्मॉल ही आपने लिखना है। अगर कहीं पे आप वैसे मेरा नहीं ख्याल के कोई ऐसी कोई एग्जांपल है जहाँ पे हम लोग कैपिटल लेटर्स यूज़ कर रहे हैं या अपर केस वाले लेटर यूज़ कर रहे हैं सी लैंग्वेज में। तो जावा के अंदर यूजली हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम का एस कैपिटल लिखते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर जो लेटर्स होते हैं यूजली स्मॉल लेटर ही फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, जब भी हम कोड करेंगे आप देखेंगे कि हम जो अल्फ़ाबेट्स में लोअर केस लेटर्स हैं उसी का ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे। तो केस सेंसिटिविटी से मुराद है कि ये अपर और लोअर केस लेटर्स के अंदर या वर्ड्स के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 6 पॉइंट के बारे में, हार्डवेयर कंट्रोल। हार्डवेयर कंट्रोल से क्या मुराद है कि जो हमारे पास सी लैंग्वेज है ना, ऐसी एफिशिएंट लैंग्वेज है कि जो ये हार्डवेयर के ऊपर भी ज़्यादा कंट्रोल आप लोगों को हो सकता है। वो कैसे कि आपके पास जो हार्डवेयर की डेप्थ लैंग्वेज समझने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आप सिंपल टर्म्स में भी हार्डवेयर को भी सिंपली आप कोड करके भी हार्डवेयर को सी लैंग्वेज के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्मॉल लैंग्वेज। स्मॉल लैंग्वेज से क्या मुराद है कि सी लैंग्वेज के अंदर जो कीवर्ड्स हैं या प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स हैं ना, ये कंट्रोल्स हैं, वो कम पाए जाते हैं। ठीक है, कम पाए जाते हैं तो फिर भी चूँकि ये कम है लेकिन फिर भी ये एक पावरफुल लैंग्वेज है ताकि हम लोग प्रोग्राम्स की डेवलपमेंट कर सकें। और इसको इस तरह से भी आप कंसीडर कर सकते हैं, स्मॉल लैंग्वेज है तो प्रोग्रामर्स के लिए कीवर्ड्स को, प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स को याद रखना ज़्यादा आसान हो जाएगा, उनको समझना इसको ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। फास्ट कोड जनरेशन। फास्ट कोड जनरेशन से क्या मुराद है कि जो कंपाइलर है ना सी का साथ में जब हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, तो वो कंपाइलर जो है फटाफट से कोड को कंपाइल करेगा और फटाफट से आप लोगों के पास आउटपुट आ जाएगी। तो इसमें भी कंपाइल टाइम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये भी एक आपके पास फ़ायदा आ गया या करैक्टरिस्टिक्स कह लें आ गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास पेज नंबर 172 के ऊपर क्वेश्चन है, लिस्ट 2 रीज़न व्हाई इट वुड बी प्रेफरेबल टू राइट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज रदर देन मशीन लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ना, ये यूजली ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, और 1-2 दफ़ा पास्ट पेपर्स में आ भी चुका है।
हालांकि ये कहते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या है कि प्रेफर क्यों किया जाता है सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखना बजाय कि हम किसी और मतलब कि मशीन लैंग्वेज में कोड लिखें। तो इसमें आप लोग जाहिर सी बात है कि सी लैंग्वेज के बेनिफिट्स ही बताएंगे, तो वो बेनिफिट जो अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही बेनिफिट्स आप लोगों के पास सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ईजी टू राइट प्रोग्राम, सी लैंग्वेज के अंदर हम लोगों के लिए आसान है प्रोग्राम करना। क्यों आसान है? क्योंकि इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं और ना कि हमारे पास 0-1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म है। तो इस तरह से हमारे पास आसान है कोड करना सी लैंग्वेज के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि मशीन इंडिपेंडेंस। आप अभी हमने जो 8 बेनिफिट्स पढ़े हैं, 8 बेनिफिट्स में से आप लोग फर्दर बेनिफिट्स भी इन 2 बेनिफिट्स के साथ ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें तो। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया है सिर्फ 2 रीज़न्स लिखनी है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रीज़न्स को ही डिस्कस किया गया है। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो।